रात काफी हो चुकी थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। एक अजीब सी घुटन थी। बस स्टैंड पर अकेले खड़े हैं। एक बुजुर्ग, विनय सक्सेना, बरेली के एक मशहूर पब्लिकेशन हाउस कहानी दर्पण के जाने माने संपादक। उफ, आज लगता है किस्मत ही फूटी है। काम निपटाने में इतनी रात हो गई, ऊपर से आसमान में बादल भी छाए हैं। कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। सामने ही बुक फेयर दफ्तर में अभी काम का खूब दबाव है। प्रेस में आखिरी वक्त का काम चल रहा है। सब संभालते हुए अखिलेश जी को वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब देखा कि 9:10 बज रहे हैं, तब होश आया। दफ्तर से बस स्टैंड आने में ही आधा घंटा निकल गया। वैसे बाकी दिन वो शाम 6 तक ही घर के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक बस के हॉर्न से विनय सक्सेना जी का ध्यान टूटा। देखा, सामने खड़ी है 75 नंबर बस। इस बस से वो जाते नहीं हैं, क्योंकि इसके स्टॉप के स्टॉप पर उतरने से घर पहुंचने के लिए उन्हें 15 मिनट ज्यादा चलना पड़ता है। अगर यह भी छोड़ दी तो और मुसीबत। वो 81 नंबर बस अब कब आएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक तो इतनी रात हो चुकी है, ऊपर से बारिश भी आने वाली है। न बस से उतरकर थोड़ा चल ही लूंगा। यह सोचकर विनय सक्सेना जी बांस में चढ़ गए। तंदर देखा तो वो गिनती के ही लोग थे। शायद बारिश की वजह से लोग पहले ही अपने अपने घर निकल गए हैं। बस के बिल्कुल पीछे जाकर एक खाली सीट पर बैठ गए। विनय सक्सेना जी अचानक ख्याल आया, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। अपना मोबाइल निकालकर उन्होंने घर पर फोन लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करली नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन। लेटर ऑफ ये है। इन मोबाइल फोन की हालत, जब ज्यादा जरूरत तभी नॉट रीचेबल, इस बस में नए लग रहे हैं। अचानक पास से आई आवाज सुनकर चौंक गए। अखिलेश जी। मुड़कर देखा। करीब 20 साल का एक आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा है। उस आदमी को देखते ही विनय सक्सेना जी को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। वैसे आपका नाम क्या है, करते क्या हो? मेरा नाम आदित्य वर्मा। मैं एक लेखक हूं। ओह अच्छा, आप लेखक हैं। कौन कौन सी पत्रिकाओं में लिखे हैं? कितनी किताबें छपी हैं आपकी? यही 2 दिन में ही बस कई पब्लिकेशन हाउसेस से बात हुई थी। पर मुझ जैसे लेखक की किताब छपवाने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। आपने इसके अलावा किसी और काम की कोशिश नहीं की? मैंने एमएससी तो पास की है। असल में कहानियों ने मुझे किस तरह जकड़ लिया है कि कोई और काम करूंगा भी तो उसे दिल से नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उस रास्ते गया ही नहीं। विनय सक्सेना जी आदित्य वर्मा की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा जो लिखने से इतनी मोहब्बत करता है, उसके लिखावट में जरूर कुछ तो खास बात होगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नौकरी के बारे में नहीं कहते? माँ तो सालों पहले ही गुजर गई। पिताजी साथ रहते थे, लेकिन मेरी उतनी कमाई तो होती नहीं ना। इसीलिए वो अब बड़े भैया के साथ देहरादून में रहते हैं। भैया सरकारी नौकरी करते हैं। पिताजी रहना चाहते थे, पर मैंने ही मना किया। एक नए लेखक के साथ शायद ज्यादातर दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। यह कहकर रजत ने अपने आंसू पोंछे। विनय सक्सेना जी की नजरों से वो छुपी नहीं। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर उनका दिल काफी उदास हो गया। बातों बातों में कब आदित्य वर्मा उनके लिए आपसे तुम बन गया, पता ही नहीं चला। आदित्य वर्मा, तुम अपनी कुछ कहानियां लेकर किसी दिन मेरे दफ्तर आओ। अगर लिखावट मुझे पसंद आई तो मैं जरूर उसका मान रखूंगा। मुझ जैसे लेखक के लिए। क्या इस बार जगह बचेगी? इस बार बचेगी। मतलब मैटिक से समझा नहीं। आपका स्टॉपेज आ गया, उतरिए उतरिए। आदित्य वर्मा कुछ कहने जा रहा था, तभी कंडक्टर की आवाज से विनय सक्सेना जी का ध्यान टूटा। खिड़की से बाहर देखा। सच में स्टॉपेज आ गया है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। विनय सक्सेना जी, मेरा घर बिल्कुल पास ही है, आपका तो काफी दूर है। बारिश में पूरा भीग जाएंगे। जब तक बारिश ना रुके मेरे घर में ही बैठिए। बारिश रुके तब घर चले जाइएगा। मेरे पास एक छतरी भी है। घर थोड़ी दूर है, दोनों ठीक चले जाएंगे। विनय सक्सेना जी ने सोचा, जैसे बारिश हो रही है, उसमें घर तक जाते जाते पूरे भीग जाएंगे। घर पर जरूर सब समझ जाएंगे कि बारिश में कहीं अटक गए हैं। वो आदित्य वर्मा के प्रस्ताव पर राजी हो गए। ठीक है, चलो। फिर तेज बारिश हो रही थी। एक छतरी के नीचे दोनों चल रहे थे। आदित्य वर्मा ने कहा था, बस से उतरकर बस 3 मिनट का रास्ता है। लेकिन अचानक उनके मन में एक शक पैदा हुआ। उनका घर काफी दूर है। यह तो उन्होंने आदित्य वर्मा को नहीं बताई थी।
तो इसको कैसे पता चला? फिर उन्होंने सोचा, क्या पता बातों बातों में निकल गया होगा। अब खुद याद नहीं। कुछ देर चलने के बाद वो रजत के घर पहुंचे। आदित्य वर्मा की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ये उसके घर की हालात देखकर ही विनय सक्सेना जी को समझ आ गई। चारों तरफ एक डरावना माहौल था। आइए विनय सक्सेना जी, हम आ गए। अंदर चलिए, यहां बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूं। ठीक है, पर आदित्य वर्मा, तुम अपनी कुछ कहानियां मुझे दे जाओ। जब तक चाय बनाओगे मैं तुम्हारी कहानियां थोड़ा देख लूंगा। विनय सक्सेना जी की बात सुनकर रजत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी उभर आई। उसने ड्रर खोलकर एक मोटी सी मनुस्क्रिप्ट लाकर विनय सक्सेना जी को दी और अंदर चाय बनाने चला गया। मनुस्क्रिप्ट में लिखी कहानियों को पढ़ते ही विनय सक्सेना जी का जिस्म जैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। 1 साल पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। अरे ये तो 1 साल पहले पड़ी हुई वही कहानियां हैं ये। इसके पास क्या विनय सक्सेना जी याद आया। कुछ कौन कौन हो तुम? मैं वही आदित्य वर्मा जिससे आपने 1 साल पहले वादा किया था कि उसकी लिखी कहानियां किताबों में छपेंगी, लेकिन एक मशहूर लेखक की किताब छपने के चक्कर में आपने मेरी मेहनत को ठुकरा दिया था। तो तुम वही रजत हो। हाँ, मैंने पूरे दिल से कहानियां लिखी। मेरी कहानी आपको पसंद आने के बावजूद उस मशहूर लेखक को खुश रखने के लिए, अपने कंपनी का नाम रखने के लिए आपने बार बार मेरी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया था। थोड़ा समझो आदित्य वर्मा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन हाँ, मौका मिलते ही तुम्हारी कहानियां मैं जरूर छपवाऊंगा। और कितनी बार यहवा भटकू। विनय सक्सेना जी, मेरे घर की हालात ठीक नहीं है, पैसों की बहुत कमी है। आप इस बार कृपया कुछ कीजिए विनय सक्सेना। आज तुम जाओ, अभी मैं यह कुछ नहीं कर सकता। अगली बार कोशिश करूंगा। बार बार आपके उस झूठे दिलासे ने मेरा दिल तोड़ दिया सांप। आपके दफ्तर से निराश होकर लौट रहा था मैं। पैसों की कमी, घर के यह हालात, इन सब में तब मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि चलते चलते अब बीच सड़क पर आ गया। जब होश आया तो सब खत्म। आदित्य वर्मा, मुझे माफ कर दो। आप मेरी कहानी नहीं छप पाएंगे, ये पहले बता सकते थे ना मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विनय सक्सेना जी, क्या नए लेखक अपनी काबिलियत से मशहूर लेखकों के बराबर अपनी कहानी नहीं छपवा सकते? आदित्य वर्मा का वो खौफनाक चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर से विनय सक्सेना जी का दम घुटने लगा। एक पल भी वहां रुके बिना वो जान बचाकर घर के बाहर भाग निकले। बारिश तब तक थोड़ी रुकी थी, पर ज्यादा जहनी दबाव के चलते कुछ दूर भागने के बाद भी बुजुर्ग विनय सक्सेना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साहब उठिए, यहां जमीन पर क्यों पड़े हैं? वो घर, रजत का घर, सड़क के किनारे। ओह, वो घर। हाँ, उस घर में रजत नाम का एक आदमी अपने पिता के साथ रहता था। 1 साल पहले आदित्य वर्मा तो एक बस एक्सीडेंट में मारा गया ना। उसके बाद उसके पिताजी भी यहां से चले गए, पर वहां अभी भी रात को रोशनी जलती हुई दिखती है। कहते हैं वो घर भूतिया है। उस तरफ रात को कोई भूल कर भी नहीं जाता। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप जिंदा बच गए। इन लोगों की बातें सुनकर विनय सक्सेना जी के अंदर ठंडी सी एक लहर दौड़ गई। अचानक उनकी नजर जमीन पर गई। वहां वही मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी थी। और कोई बात न बढ़ाकर अखिलेश जी उस मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर अपने घर लौट आए। घर पर सिर्फ इतना बताया कि कल रात तेज बारिश के कारण वो किसी एक दोस्त के घर अटक गए थे। उसी साल विनय सक्सेना जी ने आदित्य वर्मा की लिखी उन कहानियों को किताब के रूप में छपवा दिया। उसी साल वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। उससे जो पैसे मिले, उन पैसों को लेकर आदित्य वर्मा के पड़ोसियों से पता निकालकर विनय सक्सेना जी सीधा देहरादून जाकर वो पैसे आदित्य वर्मा के पिताजी के हाथों में सौंप दिए। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, आपका बेटा सच में एक बहुत बड़ा लेखक था। हमें उसकी कीमत सही से कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे माफ कर दीजिएगा। हुनर कभी दबा नहीं रहता, लेकिन कभी कभी उस हुनर को रोशनी में लाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।